भारतीय थल सेना की सबसे प्रतिष्ठित इकाई विशेष बल कमान का मुख्यालय हर सुबह एक अजीब से तनाव के साथ शुरू होता था। लेकिन इस तनाव के बीच भी ऑफिसर्स में से एक ऐसी जगह थी जहां कुछ पल के लिए शांति और अपनापन महसूस होता था। और इस अपनेपन के केंद्र में थी अनन्या, जो एक नागरिक कर्मचारी के रूप में मेस में काम करती थी। 38 साल की उम्र में उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बाल सफाई से जूड़े में बंधे हुए थे और वह एक साफ सुथरी वर्दी में चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उसके हाथों का स्पर्श जहां भी पड़ता, मेज जादुई रूप से व्यवस्थित हो जाता। मेजों पर धूल का एक कण भी नहीं होता था और बर्तन हमेशा चमकते रहते थे। उसके द्वारा बनाई गई गर्मा गर्म दाल तड़के की खुशबू कठिन प्रशिक्षण से थके हुए युवा सैनिकों को अपनी मां के हाथ के खाने की याद दिलाती थी, जो उनके लिए एक छोटा सा सुकून था। अनन्या जी, क्या थोड़ा और अचार मिल सकता है? खाना खाते हुए एक युवा हवलदार ने धीरे से उसे बुलाया। जी हवलदार साहब, अभी लाई। अनन्या ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए एक छोटी प्लेट में स्वादिष्ट अचार लाकर दिया। वह सभी सैनिकों के पद और नाम याद रखती थी और यहां तक कि उनकी पसंद नापसंद भी जानती थी। वह जानती थी कि हवलदार साहब को तीखा अचार पसंद नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर उनके लिए आम का मीठा अचार रखा था। इस अपनेपन के कारण युवा सैनिक उसे अपनी बड़ी बहन या मां की तरह मानते और पसंद करते थे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। हवलदार की बुलंद आवाज पर अनन्या बस मुस्कुरा दी। लेकिन ऑफिसर्स मेस का माहौल हमेशा इतना गर्मजोश नहीं रहता था। रैंक की एक अदृश्य दीवार मेस के अंदर भी मौजूद थी। नए कमीशन हुए लेफ्टिनेंट और कैप्टन कोने की मेजों पर चुपचाप खाना खाते थे और जब कोई वरिष्ठ अधिकारी आता तो वे अनजाने में ही सहम जाते थे। जिस दिन कोई जनरल आ जाता उस दिन तो पूरे मेज की हवा जमसी जाती थी। अनन्या यह सब चुपचाप देखती थी। वह मेज साफ करते हुए पास की टेबल पर बैठे कर्नलों की बातों पर कान लगाती। इस बार के संयुक्त अभ्यास पर अमेरिकी सेना की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। जनरल साहब विशेष रूप से प्रशंसा कर रहे थे। अरे हाँ, सुना है इस बार प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। वह उनकी बातें सुनते हुए समझ रही थी कि पूरी सेना कैसे काम करती है, उस विशाल मशीनरी के पहिए कैसे घूमते हैं। उसकी आंखें एक साधारण मेस कर्मचारी की नहीं थीं, वे एक कमांडर की आंखें थीं जो युद्ध के नक्शे को पढ़ रहा हो, या एक जासूस की आंखें जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखे हुए हो। दोपहर के खाने का समय समाप्त होने के बाद जब मेज खाली हो गया, अनन्या अकेले फर्श साफ कर रही थी। तभी मेज का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सैनिक अंदर आए। वह इस इकाई के सूबेदार मेजर थे। अरे अनन्या मैडम, आप अभी तक काम कर रही हैं? सूबेदार मेजर साहब, आइए, आपने खाना खाया? अनन्या ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। सूबेदार मेजर ने उसके द्वारा दी गई गर्म चाय का एक घूंट पिया और चिंतित आंखों से कहा, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि आपके जैसी काबिल इंसान यहां इस तरह का छोटा मोटा काम क्यों कर रही है। आपको तो तुरंत सेना में वापस। सूबेदार मेजर साहब, अनन्या ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में उनकी बात काटी, मैं अभी वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए और यह काम बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं है। यह हमारे जवानों का पेट भरने का सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक काम है। उसकी बातों पर सूबेदार मेजर और कुछ नहीं कह सके, बस एक फीकी मुस्कान के साथ रह गए। वह जानते थे कि वह कौन है और वह यहां क्यों है, लेकिन यह सेना का एक गोपनीय रहस्य था, इसलिए वह किसी को नहीं बता सकते थे। कोई नहीं जानता था। अभी इस मेस में चुपचाप पोछा लगा रही यह साधारण महिला वास्तव में भारतीय सैन्य अकादमी की टॉपर, सबसे कम उम्र की महिला लड़ाकू इकाई की कमांडर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली और विदेशी शांति मिशनों में महान वीरता पदक प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की एक जीती जागती किंवदंती कर्नल अनन्या सिंह राठौर थी। उस दोपहर विशेष बल मुख्यालय की 5वीं मंजिल पर स्थित स्काई लाउंज का माहौल अपनी सामान्य गंभीरता के विपरीत सुगंधित चाय की महक और महिलाओं की खिलखिलाती हंसी से भरा हुआ था। कांच की बड़ी खिड़कियों के पार अच्छी तरह से बनाए रखा गया सैन्य परिसर और दूर दिल्ली का क्षितिज एक नजर में दिखाई दे रहा था। यह स्थान सेना के सर्वोच्च मेहमानों के लिए आरक्षित था, लेकिन आज यह जनरलों की पत्नियों की मासिक लेडीज मीट के लिए खोला गया था। अनन्या सफेद शर्ट
और काली वेस्टकोट की साफ सुथरी पोशाक में इस विशेष सभा के लिए व्यस्तता से घूम रही थी। उसे मेस मैनेजर के विशेष निर्देशों पर आज इस बैठक की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके हाथों के नीचे चाय की मेज एक कलाकृति की तरह पूरी तरह से तैयार थी। ब्रिटिश शाही परिवार को आपूर्ति की जाने वाली उत्तम दार्जिलिंग चाय, पेरिस से ताजा आयातित मैक्रून्स और छोटे केक, और मेज के केंद्र में एक गुलदस्ता था जिसे उसने सुबह सुबह फूल बाजार से खुद चुना था, जो अपनी शान दिखा रहा था। दोपहर 2 बजे शानदार सेडान गाड़ियां एक एक करके लाउंज के सामने रुकने लगीं और भव्य पोशाकों में सजी धजी महिलाएं एक एक करके दिखाई देने लगीं। सबसे पहले आने वाली महिला सैन्य रसद के कमांडर की पत्नी श्रीमती बख्शी थीं। उन्होंने एक सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अनन्या को देखकर हल्के से सिर हिलाया। आज भी बहुत मेहनत कर रही हो। जी नहीं मैम, आप आराम से आनंद लीजिए। अनन्या ने सम्मानपूर्वक कमर झुकाई। उनके पीछे आने वाली प्रशिक्षण कमान के कमांडर की पत्नी श्रीमती चौधरी ने अनन्या से मिठाइयों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। यह मैक्रून कहाँ का है? उम्मीद है किसी ऐरी गैरी जगह से नहीं खरीदा होगा। यह पेरिस के पियरे हर में से आज सुबह की फ्लाइट से सीधे आया है मैम। आप चिंता न करें। अनन्या के सहज उत्तर पर श्रीमती चौधरी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपनी जगह पर बैठ गईं। जल्द ही लाउंज भारतीय सेना को चलाने वाले जनरलों की पत्नियों से भर गया। वे अपने पतियों के रैंक को ही अपनी हैसियत मानकर एक दूसरे के साथ एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा में अपनी अपनी जगह ढूंढकर बैठ गईं। उनकी बातचीत हमेशा की तरह अपने पतियों की उपलब्धियों, बच्चों की सफलताओं और अपने विशेषाधिकारों की कहानियों से शुरू हुई। अरे वाह बख्शी मैम, आपका यह हार बहुत सुंदर है। क्या नया लिया है? ओहो, यह कुछ खास नहीं। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति भवन में डिनर पर बुलाया गया था, तब राष्ट्रपति जी की पत्नी ने खुद यह उपहार में दिया था। कह रही थीं कि मेरे पति का नया सैन्य सुधार प्रस्ताव बहुत सफल रहा। बख्शी मैम ने शान से चाय का कप उठाते हुए अपने पति की उपलब्धियों और राष्ट्रपति परिवार से अपनी निकटता का प्रदर्शन किया। यह सुनकर श्रीमती चौधरी भला कैसे पीछे रह सकती थीं? सच में मेरे पति को तो इस बार इमा की स्थापना दिवस पर मुख्य भाषण देने के लिए चुना गया है। और हाँ, मेरा बेटा तो इस बार हार्वर्ड से समय से पहले स्नातक हो रहा है। उसके दीक्षांत समारोह के लिए अगले महीने अमेरिका जाना पड़ेगा। उनकी बातचीत के बीच अनन्या चुपचाप घूमती रही। जब चाय का कप खाली होता तो वह चुपचाप चाय डाल देती, और जब नाश्ते की प्लेट खाली होती तो वह नई भर देती। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन उसके कान उनकी हर बात सुन रहे थे। सेना में महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादले, नए हथियारों की खरीद की योजनाएं और यहां तक कि जनरलों के बीच के सूक्ष्म मतभेद भी उनके अहंकार से भरी बातों में अनजाने में ही उच्च स्तरीय सैन्य जानकारी का आदान प्रदान हो रहा था। अनन्या यह सब अपने दिमाग में चुपचाप दर्ज कर रही थी। यह भी एक कारण था कि वह यहाँ थी। सेना के सर्वोच्च स्तर पर होने वाली घटनाओं को सबसे निचले स्तर से सीधे देखना और सुनना। जब महफिल जम गई तो बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से सेना में महिलाओं की ओर मुड़ गया। आजकल महिला अधिकारी बहुत ज्यादा हो गई हैं, यही समस्या है। एक महिला ने शिकायत भरे लहजे में कहा। अनुशासन बिल्कुल खत्म हो गया है। सही कहा, लड़ाकू इकाइयों में महिलाओं को तैनात करना तो बिल्कुल गलत है। वे केवल प्रशिक्षण का माहौल खराब करती हैं और पुरुष सैनिकों का मनोबल गिराती हैं। महिलाओं के लिए बस प्रशासनिक काम ही ठीक है। श्रीमती चौधरी ने सहमति जताई। उनकी बातें सुनकर अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक आ गई। वह भारत की पहली महिला लड़ाकू इकाई कमांडरों में से एक थी। ये महिलाएं, जो ग्रीन हाउस में लगे फूलों की तरह थीं, कभी नहीं जान पाएंगी कि जिन महिला अधिकारियों का वे मजाक उड़ा रही हैं, उन्होंने युद्ध के मैदान में कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और देश के लिए कितने महान बलिदान दिए हैं। लेकिन आजकल तो ईमा की टॉपर भी लड़कियां ही बन रही हैं। दुनिया बहुत बदल गई है। एक अपेक्षाकृत युवा महिला ने सावधानी से अपनी राय रखी, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया गया। टॉपर होने से क्या होता है? क्या सेना केवल दिमागी खेल है? शारीरिक ताकत भी तो होनी चाहिए। जब युद्ध होगा तो क्या वे मेज पर बैठकर लड़ेंगी? अंत में तो पुरुषों को ही अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना पड़ता है।
अनन्या ने खाली चाय के कप उठाते हुए सोचा, तुम्हारे पति आराम से बैठकर युद्ध की योजनाएं इसलिए बना पाते हैं क्योंकि अनगिनत गुमनाम सैनिकों और उन्हीं महिला अधिकारियों ने अपना खून और पसीना बहाया है जिनका तुम मजाक उड़ा रही हो। यह बात तुम लोग शायद कभी नहीं समझोगी। उसने उनकी खोखली बातों पर और ध्यान देना बंद कर दिया और चुपचाप अपना काम करती रही। शानदार झूमर के नीचे बेहतरीन चाय का आनंद लेती हुई, दुनिया की हर चीज पर अपना अधिकार जताती हुई वे महिलाएं और उनके पीछे एक परछाई की तरह चलती हुई चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी। वह दो दुनियाएं एक ही जगह पर थीं, लेकिन वे तेल और पानी की तरह थीं जो कभी मिल नहीं सकती थीं। तभी लाउंज का दरवाजा खुला और सभी महिलाएं एक साथ अपनी जगह से खड़ी हो गईं। दूसरों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और अभिमानी दिखने वाली एक महिला अंदर आ रही थी। वह विशेष बल की एक ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल विक्रम वर्मा की पत्नी और इस महफिल की रानी रिया वर्मा थी। अरे रिया जी, आप अब आईं? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। श्रीमती बख्शी ने सबसे पहले आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए चापलूसी की। बाकी महिलाएं भी जैसे किसी ने सिखाया हो रिया के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उसके कपड़ों और गहनों की तारीफ करने लगी। रिया जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यह हार पेरिस का नया कलेक्शन है ना? जनरल की पत्नी होना अलग ही बात है। रिया वर्मा ने उनकी तारीफों को ऐसे स्वीकार किया जैसे यह उसका अधिकार हो और शान से अपनी जगह पर बैठ गई। और फिर उसने अनन्या को देखा जो चाय डालने के लिए आगे आ रही थी। पहले तो उसने उसे एक साधारण मेज कर्मचारी ही समझा, लेकिन कुछ जाना पहचाना चेहरा देखकर उसकी भौहें तन गईं। वह अनन्या के चेहरे को घूर कर देखने लगी और अंत में जब याददाश्त के किसी कोने में दबा हुआ चेहरा सामने आया तो उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अरे बाप रे, यह कौन है? रिया की तीखी आवाज पर लाउंज की सारी बातचीत थम गई। सभी की निगाहें रिया और उस पर टिक गईं जिसकी ओर वह उंगली से इशारा कर रही थी। तुम अनन्या सिंह हो ना? भारतीय सैन्य अकादमी की टॉपर अनन्या सिंह। अनन्या को एहसास हुआ कि वह बच नहीं सकती और उसने चुपचाप सिर उठाकर उसका सामना किया। बहुत समय हो गया रिया। हे भगवान, सच में तुम ही हो। मुझे तो लगा मैंने गलत देखा, पर तुम यहां क्या कर रही हो? रिया वर्मा ने ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे उसे कोई मनोरंजक तमाशा मिल गया हो। इमा की टॉपर, सबसे युवा कमांडर, क्या नहीं सुना था तुम्हारे बारे में? और देखो, आखिर में यहां हमारी सेवा कर रही हो। यह क्या हाल बना रखा है? उसकी बातों में किसी पुरानी सहपाठी से मिलने की खुशी नहीं थी, केवल 20 सालों से दबी हुई ईर्ष्या और तिरस्कार था। वह स्कूल के दिनों से ही अनन्या से नफरत करती थी, जो हमेशा उससे बेहतर थी। मैंने तुमसे तब भी कहा था रिया कि औरतें सेना में कभी सफल नहीं हो सकती। देखो, अंत में यही होना था। सिर्फ दिमाग है, अच्छा होने से क्या होता है? देखो, अंत में मैं ही विजेता हूं, जिसकी शादी एक जनरल से हुई है। उसने गर्व से अपने पति मेजर जनरल विक्रम वर्मा का जिक्र किया। तुम्हें पता है ना, मेरे पति अभी विशेष बल में ब्रिगेडियर हैं। तुम जैसे लोगों को जिंदगी भर उनके जैसे 2 सितारा जनरलों के पैरों के नीचे काम करना होगा। पढ़ाई में अच्छी होने से क्या फायदा? अंत में तुम मेरे पति की सेवा करने वाली एक मामूली कर्मचारी ही हो। यही तुम्हारी किस्मत है। उसकी अपमानजनक बातों पर लाउंज में मौजूद अन्य महिलाएं भी हंसने लगीं। अनन्या ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन रिया वर्मा बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस महिला को वह अभी एक मामूली कर्मचारी कहकर अपमानित कर रही है, वह वास्तव में उसके पति से 2 रैंक ऊपर की एक सक्रिय कर्नल है और उसके पति जिस जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर का जीवन भर सम्मान करते आए हैं, यह उनकी इकलौती बहू है। शाम का समय, दिल्ली छावनी का एक शांत इलाका। एक साधारण 2 मंजिला घर जिसकी पुरानी दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं, भारतीय सेना के जीवित किंवदंती पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर का निवास था। उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत घर के अंदर कोई भव्यता नहीं थी, बल्कि सादगी और एक सैनिक जैसा अनुशासन था। बैठक की अलमारी में अर्थशास्त्र और युद्ध के इतिहास की पुरानी किताबें भरी हुई थीं और दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर टंगी थी जिसमें वह अपने युवा दिनों के साथियों के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस शाम 3 सैनिक बैठक में बैठे थे। सेवानिवृत्त जनरल अर्जुन सिंह राठौर, उनका बेटा और विशेष बल के उप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रोहन सिंह राठौर और रोहन की पत्नी
जो हाल ही में एक विदेशी शांति मिशन में अपनी इकाई का सफलतापूर्वक नेतृत्व करके लौटी थी, कर्नल अनन्या सिंह राठौर। वर्दी के बिना वे एक साधारण परिवार की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत देश की सुरक्षा और सेना के भविष्य की गहरी चिंताओं से भरी थी। इस बार का शांति मिशन बहुत सफल रहा अनन्या बेटा, बहुत मेहनत की तुमने। ससुर अर्जुन सिंह राठौर ने गर्मजोशी से अपनी बहू की प्रशंसा की। मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारी इकाई को स्थानीय लोगों से सर्वोच्च प्रशंसा मिली है। आखिर मेरी बहू जो हो। पिताजी, यह आपका बड़प्पन है, यह तो सभी जवानों की मेहनत का फल है, अनन्या ने हमेशा की तरह विनम्रता से उत्तर दिया। पति रोहन सिंह राठौर ने गर्व भरी आंखों से अपनी पत्नी को देखा। वे दोनों भारतीय सैन्य अकादमी में मिले थे, जहां रोहन सीनियर और अनन्या जूनियर थीं। उस समय रोहन, जो कैडेट्स का प्रमुख था, अनन्या पर पहली नजर में ही मोहित हो गया था। जो महिला कैडेट होने के पूर्वाग्रहों के बावजूद अपनी अद्वितीय प्रतिभा और मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रशिक्षण में प्रथम आती थी, उसे अनन्या की सुंदरता से नहीं बल्कि एक सैनिक के रूप में उसके दृढ़ विश्वास और जुनून से प्यार हुआ था। उनका रिश्ता किसी प्रशिक्षण से कम गहन नहीं था। वे डेट पर जाने के बजाय युद्ध नीति पर बहस करते थे और सिनेमा हॉल के बजाय शूटिंग रेंज में एक दूसरे की क्षमताओं को परखते थे। उन्हें केवल प्यार ने नहीं जोड़ा था, यह एक मजबूत और न्यायपूर्ण सेना बनाने का एक साझा उद्देश्य और आदर्श था। जब कई साथी उच्च रैंक और आरामदायक पदों के पीछे भाग रहे थे, तब उन दोनों ने सबसे कठिन और खतरनाक सीमावर्ती क्षेत्रों और विदेशी मिशनों को चुना। शादी के बाद भी वे एक सैनिक दंपति के रूप में एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बने रहे। जब भी अनन्या को एक महिला होने के कारण अनुचित पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता, रोहन सबसे आगे बढ़कर उसकी क्षमताओं को साबित करता और उसका समर्थन करता। अनन्या भी अपने पति की एक कमांडर के रूप में पीड़ा और अकेलेपन को सबसे गहराई से समझने और उसे सांत्वना देने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। तुम्हारे बिना बहुत अकेलापन महसूस हुआ अनन्या, रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन यह राहत की बात है कि तुम सुरक्षित लौट आई हो और हम ऐसे साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ रोहन। आप और पिताजी जहां हैं वही मेरे लिए सबसे सुरक्षित ऑपरेशन बेस है। अनन्या की बात पर तीनों के चेहरों पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। अर्जुन सिंह राठौर अपने बेटे और बहू को देखकर प्रसन्न थे। उन्हें इस बात पर गहरा गर्व था कि जिन मूल्यों और विश्वासों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वे उनके बेटे और बहू के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। वैसे अनन्या, अर्जुन सिंह राठौर ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, मैंने सुना है कि रक्षा मंत्रालय ने तुम्हें ब्रिगेडियर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर रखा है। कल या परसों भारत की पहली लड़ाकू इकाई से महिला जनरल का जन्म होगा। यह बहुत गर्व की बात है। यह सुनकर रोहन ने भी खुशी से अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन अनन्या का चेहरा उदास था। वह कुछ देर झिझकी और फिर उसने एक बम फोड़ने जैसी बात कही, पिताजी, रोहन, मैं इस बार पदोन्नति के लिए विचार नहीं करवाना चाहती। पदोन्नति छोड़ना चाहती हो? अर्जुन सिंह राठौर की आवाज में हैरानी थी। पति रोहन भी अविश्वास से अपनी पत्नी को देख रहा था। एक सैनिक के लिए स्टार लगाना जीवन भर का सम्मान और सपनों की पराकाष्ठा होती है, खासकर अनन्या के लिए, जिसने एक लड़ाकू इकाई की महिला के रूप में उस कठिन रास्ते की सभी बाधाओं को पार किया था और अंत में जनरल बनने की कगार पर थी। और अब वह खुद ही सब कुछ छोड़ने की बात कर रही थी। यह समझ से बाहर था। अनन्या, यह तुम क्या कह रही हो? जनरल बनना कितना मुश्किल होता है। क्या मिशन के दौरान कोई परेशानी हुई थी? रोहन ने चिंतित स्वर में पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस मिशन के माध्यम से मुझे यह और भी स्पष्ट हो गया है कि मुझे आगे क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में लंबे समय से चल रही अपनी योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया। पिताजी, रोहन, मैं कुछ समय के लिए वर्दी उतारकर सबसे निचले स्तर पर जाना चाहती हूं। सबसे निचले स्तर पर? इसका क्या मतलब है? अर्जुन सिंह राठौर ने पूछा। इस मिशन के दौरान मैंने स्थानीय लोगों के साथ हंसते रोते हुए उनके जीवन में सबसे करीब से उनकी मदद की और मुझे एहसास हुआ, एक सच्चा कमांडर वह नहीं है जो ऊंचे कमांड पोस्ट पर बैठकर शानदार योजनाएं बनाता है, बल्कि वह है जो सबसे निचले स्तर पर मौजूद हर एक सैनिक का दिल जीतता है और उनकी आवाज सुनता है। उसकी आवाज शांत थी,
लेकिन उसमें गहरा विश्वास था। लेकिन आज हमारी सेना की हकीकत क्या है? पुरानी पीढ़ी की सत्तावादी सोच और कठोर पदानुक्रम संस्कृति आज भी सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है और संवाद को रोक रही है। मैं जनरल बनकर ऊपर जाने से पहले सबसे निचले स्तर पर हमारी सेना के दिल यानी सैनिकों के जीवन में सीधे प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि वे वास्तव में क्या खाते हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं और वे किस तरह के अन्याय का सामना करते हैं। पत्नी की बातों से रोहन हैरान था। तो तुम ज्योति रूप से क्या करना चाहती हो? कहीं तुम फिर से एक सैनिक के रूप में भर्ती होने की तो नहीं सोच रही? अनन्या मुस्कुराई। मैं कुछ समय के लिए विशेष बल कमान के ऑफिसर्स मेस में एक नागरिक कर्मचारी के रूप में काम करने की सोच रही हूं। यह सुनकर अर्जुन सिंह राठौर और रोहन सिंह राठौर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भारत की सर्वश्रेष्ठ और जिंगयिंग अधिकारी सभी सैनिकों के लिए एक आदर्श। वह मेस में खाना परोसेगी और बर्तन धोएगी। यह एक ऐसी योजना थी जो कल्पना से परे थी। अनन्या, क्या तुम होश में हो? तुम भारतीय सेना की कर्नल हो, तुम मेस में कैसे? रोहन ने हतप्रभ होकर कहा। जब लोगों को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे? न केवल तुम्हारी बल्कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी। प्रतिष्ठा? अनन्या ने अपने पति की बात काटी। रोहन, जब हमने पहली बार अकादमी में एक सैनिक बनने का सपना देखा था तो क्या वह प्रतिष्ठा चमकते हुए रैंकों से आती थी? नहीं, है ना? हमने शपथ ली थी कि हमारी प्रतिष्ठा इस देश के लोगों जिनकी हमें रक्षा करनी है और हमारे उन साथियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी से आती है जो हमारे साथ खून बहाते हैं। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर जेनसिन से कहा, मैं बस उसी शुरुआती बिंदु पर वापस जाना चाहती हूं। मैं हमारी सेना का असली चेहरा देखना चाहती हूं, जिसे केवल मेज पर बैठकर रिपोर्ट पढ़ने से कभी नहीं जाना जा सकता। मैं सुनना चाहती हूं कि सैनिक अपनी थाली के पीछे क्या गालियां देते हैं और अधिकारी जब आसपास नहीं होते तो वे क्या शिकायतें करते हैं। मुझे उन सभी कच्ची आवाजों को सुनना है। तभी जब मैं वास्तव में एक जनरल बनूंगी, मैं एक ऐसा सुधार ला सकूंगी जो सभी के दिलों को छू सके। अनन्या की सच्ची अपील पर रोहन और विरोध नहीं कर सका। वह किसी से भी ज्यादा अपनी पत्नी के दृढ़ विश्वास और जुनून को जानता था। वह कभी भी खोखली प्रतिष्ठा के लिए काम करने वाली इंसान नहीं थी। अर्जुन सिंह राठौर, जो अब तक चुपचाप अपनी बहू की बातें सुन रहे थे, ने अंततः अपना भारी मुंह खोला। उनके चेहरे पर शुरुआती हैरानी की जगह अब गहरा गर्व और प्रशंसा थी। अनन्या, उन्होंने अपनी बहू का नाम पुकारा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वह अपनी जगह से उठे और दीवार पर टंगी अपनी पुरानी वर्दी को देखने लगे। मैंने भी अपना पूरा जीवन सेना में बिताया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तरह इतनी गहराई से नहीं सोचा। मैं बस यह सोचता रहा कि ऊपर से आदेश देना और नीचे को नियंत्रित करना ही एक कमांडर का काम है। लेकिन तुम सही हो, असली ताकत सबसे निचले स्तर को समझने वाले दिल से आती है। तुम्हारा यह साहस और दूरदर्शिता शायद मुझ जैसे बूढ़े जनरल से भी ज्यादा इस सेना को मजबूत बना सकती है। उन्होंने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ विश्वास भरी आंखों से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तुम मैदान में जो कुछ भी देखोगी और सुनोगी, यह बूढ़ा पिता उसका पूरा समर्थन करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड रक्षा मंत्रालय के कार्मिक रिकॉर्ड से अस्थायी रूप से हटा दिया जाए और तुम्हें एक पूर्ण नागरिक के रूप में एक नई पहचान दी जाए। बस एक वादा करो, चाहे कितना भी अपमान और कठिनाई क्यों ना हो, तुम एक सैनिक के रूप में अपनी गरिमा कभी नहीं खोओगी, समझी? जी पिताजी, मैं याद रखूंगी। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। अपने ससुर की गहरी समझ और समर्थन से उसे और भी साहस मिला। इस तरह भारतीय सेना के इतिहास में एक अभूतपूर्व, एक सक्रिय कर्नल का गुप्त अभियान शुरू होने वाला था। उस दिन की बातचीत के बाद सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा। पूर्व सेना अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर की अदृश्य शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्रालय के कार्मिक कमान के अत्यंत गोपनीय सहयोग से कर्नल अनन्या सिंह राठौर के सभी सैन्य रिकॉर्ड को अस्थायी रूप से विशेष मिशन पर विदेश में तैनात के रूप में बदल दिया गया। उसका अस्तित्व सेना के आंतरिक नेटवर्क से पूरी तरह गायब हो गया और कुछ दिनों बाद विशेष बल कमान में नागरिक कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन पर मीरा शर्मा नाम का एक नया बायोडाटा जमा किया गया। 30 के दशक के अंत में अनाथ,
रेस्तरां में सहायक के रूप में 5 साल का अनुभव, यह अनन्या की नई पहचान थी। यह एक उत्तम नकली पहचान थी जिसे उसके ससुर के एक पुराने साथी, जो एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी थे, ने बनाया था। अनन्या ने पिछले 20 सालों में अपने शरीर में बसे सैनिक के लहजे और हाव भाव को छोड़ने का प्रशिक्षण शुरू किया। उसने रिपोर्टिंग सर जैसे कठोर सैन्य शब्दों के बजाय जी और हाँ जी जैसी नरम नागरिक भाषा का अभ्यास किया। उसने अपनी सीधी और हाथ में नाजा करतान किया जाता ऐसा में करतान अनुशासित चाल को भी एक साधारण महिला की तरह थोड़ा आराम से चलना सीखा। यह उसके लिए किसी भी युद्ध प्रशिक्षण से ज्यादा मुश्किल भेस था। अंत में साक्षात्कार के दिन अनन्या बिना मेकअप वाले चेहरे, साधारण शर्ट और पैंट में मेज प्रबंधक के सामने खड़ी हुई। प्रबंधक ने उसके सादे पहनावे और नेक इरादों को देखकर बिना किसी संदेह के उसे काम पर रख लिया। मीरा जी, क्या आप कल से काम शुरू कर सकती हैं? हमारे मेस का काम थोड़ा मुश्किल है, क्या आप ठीक रहेंगी? जी, कोई बात नहीं, मैं हर काम मेहनत से करूंगी। अनन्या के विनम्र उत्तर पर प्रबंधक ने संतोषजनक मुस्कान दी। अगले दिन अनन्या ने पहली बार वर्दी के बजाय सफेद एप्रन पहना और विशेष बल कमान के ऑफिसर्स मेस की रसोई में प्रवेश किया। उसने अन्य कर्मचारियों के साथ दर्जनों व्यंजनों की विधियां याद की, सामग्री ढोई और गर्म आग के सामने पसीना बहाते हुए बर्तन धोए। युद्ध के मैदान की धूल की जगह रसोई की खाने की महक और गर्मी ने उसे घेर लिया। शुरुआत में सब कुछ अपरिचित और अजीब था, लेकिन वह अकादमी के दिनों की अपनी शुरुआती भावना के साथ एक एक करके सब कुछ चुपचाप सीखती गई। उसकी अद्भुत याददाश्त और ईमानदारी पर रसोई के अन्य सहयोगी भी हैरान थे। मीरा जी, आपके हाथ तो बहुत तेज हैं, आप हर काम इतनी सफाई से कैसे कर लेती हैं? इस तरह कर्नल अनन्या सिंह राठौर दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह विशेष बल ऑफिसर्स मेस की एक ईमानदार और दयालु नई कर्मचारी मीरा शर्मा ने ले ली। उसका महान और खतरनाक गुप्त अभियान आखिरकार शुरू हो चुका था। रिया वर्मा के ताने बाने से लाउंज का माहौल ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वह 20 साल बाद मिली अपनी सहपाठी को कुचलने की इस स्थिति का आनंद ले रही थी। वह अन्य महिलाओं को यह दिखाना चाहती थी कि वह इस महफिल की रानी है और अनन्या उसके पैरों के नीचे की एक दासी मात्र है। अन्य महिलाएं भी भारत की शीर्ष सैन्य अधिकारी बनने की राह पर चली अनन्या के एक मेस कर्मचारी के रूप में पतन को देखकर एक अजीब सी श्रेष्ठता और राहत महसूस कर रही थीं और रिया के व्यवहार का मौन समर्थन कर रही थीं। अनन्या, वहां मूर्ति की तरह खड़ी मत रहो, जाकर हमारी मेज के लिए नई कॉफी ले आओ। रिया ने अपनी ठुड्डी से मेज की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी कॉफी का स्वाद ही बिगड़ गया, इस बार थोड़ी और मेहनत से बनाना। अनन्या बिना कुछ कहे चुपचाप कॉफी पॉट उठाकर रसोई की ओर चली गई। उसके पीछे रिया और अन्य महिलाओं की हंसी की आवाजें आ रही थीं। जब वह नई कॉफी लेकर आई तो इस बार प्रशिक्षण कमान की पत्नी श्रीमती चौधरी ने नुक्स निकाला। अरे, कॉफी का कप इतना ठंडा क्यों है? इसे गर्म करके दोबारा लाओ, हम कोई सस्ते कॉफी शॉप के ग्राहक नहीं हैं। अनन्या ने एक बार फिर चुपचाप कप उठाया और वापस मुड़ गई। जैसे ही वह रसोई में गायब हुई, रिया ने अन्य महिलाओं से कहा, यह स्कूल में भी ऐसी ही थी, घर गरीब था इसलिए हमेशा सहमी रहती थी, एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, जो भी काम कहो बिना कुछ कहे कर देती थी। किस्मत में ही दूसरों के नीचे काम करना लिखा है। उसकी बातों पर अन्य महिलाएं भी हंसने लगीं। थोड़ी देर बाद अनन्या गर्म कप लेकर आई और उसे धीरे से मेज पर रखा। तभी रिया ने जैसे गलती से अपना हाथ हिलाया और गर्म कॉफी का कप गिरा दिया। छन्न की आवाज के साथ गर्म कॉफी फर्श पर और अनन्या के हाथ पर गिर गई। आह! अनन्या के मुंह से अनजाने में एक छोटी सी चीख निकल गई। उसका गोरा हाथ तुरंत लाल हो गया। ओहो हो, मुझे माफ करना अनन्या, रिया ने बनावटी आवाज में कहा, जबकि उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। तुम्हारे हाथ इतने धीमे क्यों चलते हैं? तभी तो तुम ऐसा काम करती हो। जल्दी जाकर फर्श साफ करो। अगर इस महंगे मार्बल के फर्श पर दाग लग गया तो तुम अपनी तनख्वाह से भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। यह एक खुला अपमान था। अनन्या ने जलते हुए हाथ के दर्द से ज्यादा अपने दिल में चुभते हुए अपमान से अपने होंठ काट लिए। एक पल के लिए उसकी आंखें युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करने वाले एक सैनिक की तरह ठंडी हो गईं।
लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और शांत भाव से जवाब दिया, कोई बात नहीं मैम, मेरी ही गलती थी, मैं अभी साफ कर देती हूं। उसने एक कपड़ा लिया और घुटनों के बल बैठकर फर्श पर गिरी कॉफी को साफ करने लगी। रिया ने घुटनों के बल बैठी अनन्या को नीचे देखते हुए एक संतोषजनक मुस्कान दी। वैसे अनन्या, तुम चलती ऐसे क्यों हो, बिल्कुल मर्द सैनिकों की तरह। ऐसा करने से तुम्हें कौन सा तमगा मिल जाएगा? औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। तभी तो अब तक शादी नहीं हुई और अकेले रह रही हो। रिया के व्यक्तिगत हमले खत्म नहीं हो रहे थे। वह अनन्या को हर तरह से नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व के मूल्य को साबित करना चाहती थी। अनन्या ने यह सारा अपमान चुपचाप सहा। इस समय वह भारतीय सेना की कर्नल नहीं थी, वह सिर्फ एक साधारण कर्मचारी मीरा शर्मा थी, जो इस अन्यायपूर्ण वास्तविकता का अपने शरीर से सामना कर रही थी। लेकिन उसकी चुप्पी के भीतर गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, एक विशाल तूफान बनने की तैयारी कर रहा था। रिया वर्मा का मजाक अपने चरम पर था। ठीक उसी पल अचानक पूरे मुख्यालय को हिला देने वाली एक तीखी आपातकालीन सायरन की आवाज गूंज उठी। वूं वूं वूं। उसी समय लाउंज की सभी बत्तियां फोंक की आवाज के साथ बंद हो गईं और घना अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। खिड़की के बाहर से तड़ 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 की तेज गोलियों की आवाजें आ रही थीं और गलियारे से सैनिकों की घबराई हुई चीखें और जूतों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वास्तविक स्थिति। मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर दुश्मन के विशेष बलों की घुसपैठ। सभी तुरंत जवाबी कार्रवाई करें। शांतिपूर्ण चाय पार्टी एक पल में ही नरक में बदल गई। आह, अरे यह क्या हो रहा है? क्या युद्ध शुरू हो गया? कुछ समय पहले तक अपनी शान दिखा रही महिलाएं अब दहशत में चीख रही थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। कुछ मेज के नीचे घुस गईं और कुछ बिना सोचे समझे बाहर निकलने के रास्ते की ओर भागीं। रिया वर्मा भी पीले पड़े चेहरे के साथ डर के मारे अपनी जगह पर ही गिर गई। इन महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपना जीवन एक कुंबी माहौल में बिताया था, यह उनके जीवन का पहला ऐसा भयानक अनुभव था। लेकिन केवल एक व्यक्ति, अनन्या सिंह, बिल्कुल अलग थी। जैसे ही सायरन बजा, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पिछले 20 सालों में सैकड़ों हजारों अभ्यासों के माध्यम से उसके शरीर में गहराई से अंकित एक सैनिक की वृत्ति जाग उठी थी। उसकी आंखों से एक साधारण मेस कर्मचारी का विनम्र रूप गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडे दिमाग वाले कमांडर की चमक आ गई। सब लोग नीचे झुको। अनन्या की आवाज अब नरम नहीं थी। यह युद्ध के मैदान को कंपा देने वाला एक निचला और शक्तिशाली आदेश था। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि डर से कांप रही महिलाएं भी अनजाने में ही झुक गईं। मेज के नीचे चले जाओ और खिड़की से जितना हो सके दूर रहो। अनन्या अंधेरे में भी ऐसे काम कर रही थी जैसे वह सब कुछ देख रही हो और तेजी से स्थिति का आकलन कर रही थी। उसने सबसे पहले आपातकालीन बत्ती का स्विच ढूंढकर उसे चालू किया और एक धीमी लाल रोशनी ने लाउंज को रोशन कर दिया। उसने सबसे सुरक्षित निकास मार्ग, जो कि रसोई की ओर का आपातकालीन द्वार था, की जांच की ओर डर से कांप रही महिलाओं की ओर चिल्लाई, सब मेरी बात सुनो, अब से मेरे निर्देशों का पालन करो। मैं तुम्हें सबसे सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी। बिल्कुल चिल्लाना मत और अकेले कुछ करने की कोशिश मत करना। वह एक अनुभवी कमांडर की तरह घबराई हुई नागरिकों को नियंत्रित करने लगी। उसने जमीन पर गिरी रिया वर्मा का हाथ जोर से पकड़कर उसे उठाया। होश में आओ, अगर जीना चाहती हो तो उठो। उसने महिलाओं को एक कतार में खड़ा किया और उन्हें सबसे सुरक्षित दीवार के सहारे चलने का निर्देश दिया। वह खुद सबसे खतरनाक स्थिति में सबसे पीछे खड़ी होकर चारों ओर नजर रखते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही थी। उसकी हर हरकत में कोई झिझक या बर्बादी नहीं थी। हम रसोई के आपातकालीन द्वार की ओर जा रहे हैं। मैं पहले दरवाजा खोलकर सुरक्षा की जांच करूंगी। मेरे संकेत मिलने तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जैसे ही अनन्या सावधानी से आपातकालीन द्वार की ओर बढ़ी, तभी लाउंज का मुख्य दरवाजा खों की आवाज के साथ खुला और काले नकाब पहने, हाथ में बंदूक लिए एक सशस्त्र घुसपैठिया अंदर आ गया। आह! महिलाएं एक बार फिर चीख पड़ी। लेकिन यह अभ्यास का एक हिस्सा था। दुश्मन के विशेष बल के सैनिक की भूमिका निभा रहा एक विशेष बल का जवान इस जगह की तलाशी लेने आया था जहां नागरिक बंधक हो सकते थे। उसने अभ्यास मैनुअल के अनुसार अंदर मौजूद लोगों पर चिल्लाया, सब अपने हाथ सिर के ऊपर रखो और घुटनों के बल बैठ जाओ। महिलाएं डर के मारे जम गईं, लेकिन अनन्या अलग थी।
उसकी आंखें शांति से डोयथू का विश्लेषण कर रही थीं। उसकी बंदूक की दिशा, उसकी मुद्रा और उसकी अगली चाल उसके दिमाग में पहले से ही दर्जनों जवाबी कार्रवाइयों के परिदृश्य बन चुके थे। विशेष बल का जवान फर्श पर लेटी महिलाओं को जांचने के बाद अंत में अकेली खड़ी अनन्या की ओर बंदूक तानकर आगे बढ़ा। तुम भी घुटनों के बल बैठो। जैसे ही जवान अनन्या के पास आकर उसे काबू करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा, अनन्या का शरीर बिजली की तरह हरकत में आया। उसने डोयथू के हाथ बढ़ाने के सही समय का फायदा उठाते हुए अपने शरीर को नीचे झुकाया और उसके नीचे से निकल गई। और फिर एक फिल्म के दृश्य की तरह उसने एक सहज गति से उसकी बाह को मोड़ा और उसकी कोहनी पर अपने घुटने से वार किया। ऊफा की आवाज के साथ विशेष बल के जवान के हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। अनन्या रुकी नहीं। उसने तुरंत घूमकर डोयथू की गर्दन को सटीकता से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके पैर में अड़ंगा लगाकर उसे गिरा दिया। विशालकाय विशेष बल का जवान बिना किसी प्रतिरोध के धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अंत में अनन्या ने गिरी हुई बंदूक को तेजी से उठाया और उसके सिर पर तान दिया। यह सब केवल 3 सेकंड में हुआ था। जमीन पर गिरा हुआ विशेष बल का जवान दर्द के साथ साथ अविश्वसनीय सदमे में था। जिस तकनीक से उसे अभी अभी हराया गया था, वह विशेष बलों के भीतर भी केवल शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन एक साधारण मेस कर्मचारी जैसी दिखने वाली महिला ने उसे पलक झपकते ही काबू कर लिया था। लाउंज में मौजूद हर कोई अपनी आंखों के सामने हुए इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। रिया वर्मा भी डर भूलकर स्तब्ध होकर अनन्या को देख रही थी, जिस महिला का वह कुछ देर पहले मर्द जैसी कहकर मजाक उड़ा रही थी। वह अब एक प्रशिक्षित विशेष बल के जवान को निहत्थे परास्त कर रही थी। यह उसकी समझ से परे था। तभी अभ्यास की समाप्ति की घोषणा करने वाली सायरन की आवाज गूंजी और लाउंज का दरवाजा खुला और मेजर जनरल विक्रम वर्मा सहित कई अधिकारी अभ्यास की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंदर आए। अभ्यास की समाप्ति की घोषणा करने वाली सायरन के साथ लाउंज की आपातकालीन बत्तियां बंद हो गईं और चमकदार फ्लोरोसेंट लाइटें फिर से जल उठीं। मेजर जनरल विक्रम वर्मा सहित ऑपरेशन स्टाफ अभ्यास की स्थिति का जायजा लेने के लिए लाउंज के अंदर दाखिल हुए और वे अपनी आंखों के सामने फैले अजीब दृश्य को देखकर वहीं जम गए। फर्श पर उनका एक शीर्ष विशेष बल का जवान दर्दनाक चेहरे के साथ गिरा हुआ था और उसके सिर पर एक महिला ठंडे चेहरे के साथ बंदूक ताने हुए थी। लेकिन वह महिला कोई सैनिक या पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि मेस में काम करने वाली एक साधारण नागरिक कर्मचारी थी। लाउंज के एक कोने में जनरलों की पत्नियां अभी भी डरी सहमी एक साथ खड़ी थीं। यह क्या हो रहा है? मेजर जनरल विक्रम वर्मा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। फर्श पर गिरे हुए विशेष बल के जवान ने दर्द सहते हुए रिपोर्ट किया। रिपोर्टिंग सर। यह जवान अभ्यास मैनुअल के अनुसार आंतरिक तलाशी अभियान पर था जब एक अज्ञात महिला द्वारा काबू कर लिया गया। रिपोर्ट समाप्त सर। उस रिपोर्ट पर मेजर जनरल वर्मा और अन्य अधिकारियों की आंखें और भी बड़ी हो गईं। विशेष बलों के जीनियन माने जाने वाले एक जवान को एक नागरिक महिला ने हरा दिया, इस बात पर वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अनन्या ने अभ्यास समाप्त होने की पुष्टि की और चुपचाप बंदूक नीचे रख दी। वह गिरे हुए जवान के पास गई, अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और पूछा, आप ठीक हैं? यह एक अभ्यास था, लेकिन फिर भी जांच लें कि कहीं चोट तो नहीं लगी। उसकी आवाज वापस अपनी सामान्य, शांत और नरम लय में आ गई थी। मेजर जनरल वर्मा धीरे धीरे अनन्या के पास आए। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, दुबला पतला शरीर, कहीं से भी वह एक उच्च प्रशिक्षित लड़ाकू सैनिक नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी अभी उसने जो हरकतें और स्थितिजन्य निर्णय क्षमता दिखाई थी, वह एक साधारण नागरिक के स्तर से कहीं ज्यादा थी। तुम कौन हो? विक्रम वर्मा की आवाज में सतर्कता के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी थी। तभी होश में आई उसकी पत्नी रिया वर्मा अपने पति के पास दौड़कर आई। विक्रम, यह वही औरत है। यह शुरू से ही अजीब हरकतें कर रही थी और अब देखो, इसने एक सैनिक को भी पीट दिया। इसे तुरंत मिलिट्री पुलिस के हवाले करो। लेकिन विक्रम वर्मा ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और अपनी नजरें अनन्या से नहीं हटाईं। मैं फिर से पूछता हूं, तुम कौन हो और तुमने अभी जो तकनीक इस्तेमाल की वह कहां से सीखी?
यह कोई सामान्य आत्मरक्षा की तकनीक नहीं है, यह विशेष बलों की युद्ध कला से बिल्कुल मेल खाती है। अनन्या कुछ देर झिझकी, लेकिन फिर उसने शांति से अपना पहले से तैयार जवाब दिया। मैं यहाँ मेस में काम करती हूँ, मेरा नाम मीरा शर्मा है। मेरे पिता एक सैनिक थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ आत्मरक्षा की तकनीकें सीखी थीं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि मेरा शरीर अपने आप हरकत में आ गया। अगर मेरी कार्रवाई नियमों के खिलाफ है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। उसका जवाब विनम्र था और तार्किक रूप से इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन विक्रम वर्मा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अपने पिता से सीखी हुई कला से अपने शीर्ष जवान को केवल 3 सेकंड में हरा देना असंभव था, और सबसे बढ़कर उसकी आंखें, अत्यधिक अराजकता के बीच भी जरा भी न डगमगाने वाली वे ठंडी आंखें, कभी भी एक साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती थीं। अन्य अधिकारी भी कानाफूसी करने लगे। यह तो कमाल है, क्या यह पूर्व महिला सैनिक हैं? इनकी प्रतिक्रिया और स्थिति का आकलन तो एक सक्रिय विशेष बल के जवान के स्तर का है। अधिकारियों की प्रशंसा सुनकर रिया वर्मा का चेहरा ईर्ष्या और अपमान से बिगड़ गया। जिस सहपाठी को उसने नीचा दिखाया और कुचला था, उसे अब सैनिकों, यहां तक कि उसके अपने पति से भी मान्यता मिल रही थी। यह स्थिति वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसमें कमाल क्या है? रिया ने तीखी आवाज में चिल्लाया। यह सिर्फ किस्मत की बात है। उस सैनिक ने ध्यान नहीं दिया होगा और इसने मौके का फायदा उठाकर उसे गिरा दिया। और यह तो सिर्फ एक तकनीक है। यह स्कूल में भी लड़कों की तरह रहती थी, इसलिए ऐसी लड़ाई झगड़े में अच्छी थी। बिल्कुल भी औरत जैसी नहीं। वह किसी भी तरह अनन्या को नीचा दिखाना चाहती थी। और क्या तुम उस औरत का पक्ष ले रहे हो? तुम्हारी पत्नी उस औरत की वजह से कितनी डर गई, और तुम? रिया की अतार्किक बातों पर विक्रम वर्मा को गहरी निराशा हुई। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी इतनी संकीर्ण सोच वाली और मूर्ख है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत शर्म आ रही थी। रिया, बस करो। विक्रम ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी को रोका। इन्होंने हम सबको बचाया है। जिस लड़ाई झगड़े की तुम बात कर रही हो, उसी की वजह से हम इस अराजकता में व्यवस्था बना पाए। तुम्हें धन्यवाद कहने के बजाय तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पति की फटकार पर रिया का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में अनन्या को घूरते हुए चिल्लाई, हूं तो क्या हुआ? है तो एक मैस वाली ही। तुम लोग कितनी भी तारीफ कर लो, उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। वह अंत तक अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस दृश्य को देख रही अनन्या ने चुपचाप मुंह खोला। मेजर जनरल साहब, अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है तो मैं अपने काम पर वापस जाना चाहूंगी। वह इस व्यर्थ की बहस में और नहीं उलझना चाहती थी। जैसे ही अनन्या मुड़कर लाउंज से बाहर जाने लगी, विक्रम वर्मा ने उसे तेजी से बुलाया। 1 मिनट रुको। वह अनन्या के सामने आया और जेनसिन से कहा, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शांत प्रतिक्रिया ने एक बड़ी अव्यवस्था को रोका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ मेस में क्यों काम कर रहा है। उसकी आंखों में सम्मान के साथ साथ एक गहरा, अनसुलझा संदेह था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसकी असली पहचान जरूर पता लगाएगा। अनन्या ने बस हल्के से सिर झुकाया और चुपचाप लाउंज से बाहर निकल गई। उसके पीछे विक्रम वर्मा, रिया वर्मा और वहां मौजूद सभी लोग अलग अलग जटिल भावनाओं के साथ उसे देर तक देखते रहे। उस दिन के नकली अभ्यास के हंगामे के बाद भी मेजर जनरल वर्मा का दिमाग मीरा शर्मा नाम की उस मेस कर्मचारी अनन्या के विचारों से भरा हुआ था। उसकी जबरदस्त मार्शल आर्ट्स और संकट की स्थिति में उसकी ठंडी निर्णय क्षमता, यह कभी भी ऐसी नहीं हो सकती थी जो किसी ने अपने सैनिक पिता से बस यूं ही सीख ली हो। यह एक असली सैनिक का रूप था जो अनगिनत वास्तविक लड़ाइयों और कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से शरीर में अंकित हो जाता है। आखिर वह है कौन? वह अपने कार्यालय में बैठकर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहा था। फुटेज में अनन्या घबराए हुए नागरिकों को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी और एक शीर्ष विशेष बल के जवान को कुछ ही सेकंड में परास्त कर रही थी। उसकी हर हरकत में कोई कमी नहीं थी। यह कला के स्तर तक पहुंची हुई एक उत्तम सामरिक चाल थी। उसकी पत्नी रिया वर्मा उस दिन के बाद से अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रही थी और हर दिन अनन्या के बारे में बुरा भला कहती रहती थी। विक्रम, उस औरत को तुरंत नौकरी से निकाल दो। एक मामूली औरत मुख्यालय के अंदर इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? लेकिन विक्रम वर्मा अपनी पत्नी की बातें सुनकर अनन्या के प्रति अपने संदेह और जिज्ञासा को और भी बढ़ा रहा था।
उसने अंततः फैसला किया और अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी सूचना संचालन के मेजर बख्शी को अपने कार्यालय में बुलाया। मेजर बख्शी, मैं तुम्हें एक गुप्त मिशन दे रहा हूं। जी सर, बस आदेश दीजिए। ऑफिसर्स मेस में काम करने वाली मीरा शर्मा नाम की एक कर्मचारी के बारे में बहुत ही चुपचाप और बहुत ही गहराई से जांच करो। उसका अतीत, पारिवारिक संबंध, सब कुछ पता लगाओ। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। खासकर कमांडर साहब या डिप्टी कमांडर साहब के कानों तक यह बात पहुंची तो तुम और मैं दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मेजर बख्शी ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ सैल्यूट किया और कार्यालय से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद जो पहली जांच रिपोर्ट वह लेकर आया, उसने विक्रम वर्मा को और भी उलझन में डाल दिया। रिपोर्टिंग सर, मीरा शर्मा नाम की यह महिला कागजों पर तो बिल्कुल साफ है। 38 साल, उच्चतम शिक्षा हाई स्कूल, बिहार की रहने वाली, अनाथ है और सेना में आने से पहले कई रेस्तराओं में सहायक के रूप में काम करने का अनुभव है। परिवार या रिश्तेदार कोई नहीं है। बस इतना ही? जी सर, कागजों पर तो बस इतना ही है। लेकिन मेजर बख्शी कुछ देर के लिए रुका, लेकिन कुछ बातें अजीब हैं। उसके सभी पिछले रिकॉर्ड, जैसे स्कूल के रिकॉर्ड या स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, इतने उत्तम हैं कि जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। और जब हमने उसके आधार नंबर को सेना के आंतरिक विशेष डेटाबेस से क्रॉस चेक किया तो क्या परिणाम आया? कुछ भी नहीं आया सर। लेकिन यही ज्यादा अजीब है। आमतौर पर जब हम किसी नागरिक की जानकारी खोजते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला का संदेश आता है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए श्रेणी की सुरक्षा के कारण पहुंच प्रतिबंधित है का संदेश आया। ऐसा चेतावनी संदेश केवल तभी आता है जब हम किसी रॉ एजेंट या राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड जैसे किसी व्यक्ति की जानकारी खोजते हैं। यह सुनकर विक्रम वर्मा की आंखें तेज हो गईं। रॉ एजेंट, उसने सोचा कि शायद उसका पहला अनुमान सही था, लेकिन एक रॉ एजेंट विशेष बल के मेस में छिपकर क्यों काम करेगा? कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। और गहराई से जांच करो, उसकी कोई पुरानी तस्वीर ढूंढने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर होगा। कुछ और दिन बीत गए। मेजर बख्शी पसीने से तरबतर एक और भी चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर आया। सर, मिल गया। लेकिन यह, उसने कांपते हाथों से एक पुराने अखबार की कतरन आगे बढ़ाई। यह 15 साल पहले भारतीय सैन्य अकादमी के दीक्षांत समारोह के बारे में एक लेख था। लेख में एक महिला कैडेट की तस्वीर थी जो कैडेट्स के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर रही थी। यह तस्वीर अनन्या सिंह की है। उस साल की टॉपर और अकादमी के इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली कैडेट मानी जाती थी। विक्रम वर्मा ने तस्वीर में युवा महिला कैडेट को देखा। चेहरा युवा था, लेकिन उसमें आज की मीरा शर्मा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन मेजर, इस महिला का मीरा शर्मा से क्या संबंध है? सर, हैरान मत होइएगा। यह कैडेट अनन्या सिंह 15 साल पहले कमीशन प्राप्त करने के बाद सेना के आंतरिक रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हो गई। न तो सेवानिवृत्ति का कोई रिकॉर्ड है, न ही शहादत का, जैसे वह एक भूत की तरह गायब हो गई हो। लेकिन हमारी सूचना टीम ने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस कैडेट अनन्या सिंह की तस्वीर और मेस कर्मचारी मीरा शर्मा के चेहरे का विश्लेषण किया और परिणाम 99.8% मेल खाते हैं। उस पल विक्रम वर्मा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। अनन्या सिंह, वह नाम। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। अकादमी के दिनों में उससे कुछ साल जूनियर, एक किंवदंती की तरह कही जाने वाली वह महिला कैडेट जिसने पुरुष कैडेट्स को भारी अंतर से पछाड़कर हर प्रशिक्षण में टॉप किया था, जिसने स्नातक होने के बाद सबसे खतरनाक सीमावर्ती लड़ाकू इकाई को चुना था और जिसके बारे में केवल यह अफवाहें थीं कि उसने विदेशी शांति मिशनों में असाधारण वीरता दिखाई थी। वह मीरा शर्मा के नाम से यहां मेस में क्यों? विक्रम वर्मा का दिमाग और भी जटिल रहस्यों से भर गया। अब उसे यकीन हो गया था, यह कोई साधारण मामला नहीं है। उसके पीछे एक ऐसी विशाल शक्ति का हाथ है जो कल्पना से परे है और वह शक्ति शायद इस पूरे विशेष बल कमान को हिला सकती है। अब उसे डर लगने लगा। क्या उसने एक ऐसे पेंडोरा के बक्से को छू लिया है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था? अनन्या सिंह की पहचान का रहस्य मेजर जनरल विक्रम वर्मा को कई हफ्तों तक परेशान करता रहा। उसने और गहराई से जांच करना बंद कर दिया। उसने महसूस कर लिया था कि यह एक ऐसा खतरनाक रहस्य है
जिसे संभालना उसके बस से बाहर है। उसने अपनी पत्नी रिया वर्मा को भी मेस कर्मचारी मीरा शर्मा को और परेशान न करने की सख्त चेतावनी दी, लेकिन रिया ने अपने पति की चेतावनी को हंसकर टाल दिया। 1 महीने बाद विशेष बल कमान के मुख्य सभागार में पहली छमाही के उत्कृष्ट इकाइयों और सैनिकों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा था। सभागार में कमान के सभी प्रमुख जनरल और कमांडर मौजूद थे और उनके परिवार भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित थे। मेजर जनरल विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी रिया वर्मा भी स्वाभाविक रूप से वीआईपी सीटों पर बैठे थे। कार्यक्रम स्थल के एक कोने में अनन्या सहित मेस के कर्मचारी मेहमानों को पेय पदार्थ परोसते हुए व्यस्त थे। अनन्या एक सफेद ट्रे पर ठंडा जूस लेकर वीआईपी सीटों पर बैठे अधिकारियों को दे रही थी। इस दृश्य को देखकर रिया वर्मा के होठों पर एक बार फिर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर अपने बगल में बैठी एक अन्य महिला से जोर से कहा, अरे वहां देखो, हमारी हीरोइन आ गई। इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी आखिर में ट्रे ही उठा रही है, यही उसका स्तर है। जैसे ही वह अनन्या की ओर एक और अपमानजनक टिप्पणी करने वाली थी, मंच पर माइक्रोफोन के सामने खड़े विशेष बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल ने खासकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गौरवशाली विशेष बल के जवानों और उनके परिवारों, आज इस सम्मानजनक अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। कमांडर का भाषण जारी रहा और उत्कृष्ट इकाइयों और सैनिकों को पुरस्कार दिए गए। सभी पुरस्कार समाप्त होने के बाद जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, कमांडर ने एक अप्रत्याशित घोषणा की, और आज हम इस अवसर पर एक बहुत ही विशेष अतिथि का स्वागत करने जा रहे हैं। अतिथि कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि हमारा एक सच्चा साथी जो कुछ समय के लिए हमसे दूर चला गया था और अब वापस आ गया है। सभागार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर कानाफूसी करने लगे। उन्हें पिछले 6 महीनों के लिए एक बहुत ही विशेष मिशन सौंपा गया था, हमारी सेना के सबसे निचले स्तर पर जाकर सैनिकों के साथ सांस लेना और उनकी सच्ची आवाज सुनना। और आज उन्होंने उस महान और विनम्र फील्ड अनुभव मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अपनी जगह पर वापस लौट रही हैं। कमांडर की बातों पर मेजर जनरल विक्रम वर्मा का दिल धक से रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं, एक अशुभ आशंका ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। आज हम भारतीय सेना की एक जीती जागती किंवदंती और एक सच्ची नायिका की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं। कमांडर की आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, कर्नल अनन्या सिंह राठौर। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, सभागार की सभी स्पॉटलाइटें मंच के नीचे एक जगह पर केंद्रित हो गईं। वहां पेय की ट्रे लिए खड़ी मेस कर्मचारी मीरा शर्मा खड़ी थी। अनन्या ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को धीरे से बगल की मेज पर रखा और फिर जैसे किसी ने लंबे समय से पहने हुए कवच को उतार फेंका हो, उसने अपनी कमर पर बंधा हुआ सफेद एप्रन खोला। जैसे ही एप्रन जमीन पर गिरा, उसके नीचे छिपी हुई एक कर्नल की शानदार वर्दी सामने आई। उसकी छाती पर अनगिनत पदक चमक रहे थे और उसके कंधे पर एक कर्नल के 3 अशोक स्तंभ गर्व से चमक रहे थे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक गरिमापूर्ण मुद्रा के साथ मंच की ओर बढ़ने लगी। सभागार में मौजूद हर कोई अपनी आंखों के सामने हुए इस जादुई दृश्य को देखकर सांस लेना भी भूल गया। रिया वर्मा ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। जिस मेस कर्मचारी का वह कुछ देर पहले मामूली कहकर मजाक उड़ा रही थी, वह अब उसके पति से भी ऊंचे पद की वर्दी पहने सभी जनरलों की तालियों के बीच मंच पर जा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। मंच पर अनन्या ने कमांडर को एक अनुशासित सैल्यूट किया। कर्नल अनन्या सिंह राठौर रिपोर्टिंग। सर, 1 अक्टूबर 2023 से फील्ड अनुभव मिशन को पूरा करने का आदेश प्राप्त हुआ। जय हिंद। कमांडर ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसके सैल्यूट का जवाब दिया और उसे जोर से गले लगा लिया। बहुत मेहनत की कर्नल, तुम्हारी वजह से हमारी सेना और भी मजबूत होगी। लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक वीआईपी सीटों पर बैठे विशेष बल के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रोहन सिंह राठौर अपनी जगह से उठे और मंच पर आ गए। उन्होंने एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता, जो जैसे पहले से ही तैयार था, अनन्या को दिया और फिर सभागार में मौजूद सभी लोगों के सामने उन्होंने उसके गाल पर हल्के से चूमा और कहा, बहुत मेहनत की जान, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जान। रिया वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया।
उसका दिमाग इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। और फिर अंतिम प्रहार हुआ। सबसे आगे सर्वोच्च वीआईपी सीट पर बैठे सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग सज्जन अपनी जगह से उठे और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ ताली बजाने लगे। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के सभी अधिकारियों द्वारा देवता की तरह पूजे जाने वाले किंवदंती पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर थे। वह अनन्या की ओर देखकर ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे कह रहे हों, शाबाश मेरी बहू। कर्नल, डिप्टी कमांडर की पत्नी और पूर्व सेनाध्यक्ष की बहू अनन्या सिंह की असली पहचान सबसे शानदार और नाटकीय तरीके से पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। मेजर जनरल विक्रम वर्मा को अब सब कुछ समझ आ गया था कि उसने एक ऐसे विशाल पहाड़ को छूने की हिम्मत की थी जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। उसने अपनी पत्नी रिया वर्मा की ओर मुड़कर देखा, जो सदमे में पत्थर बन चुकी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब एक पल में राख होकर ढह रहा था। मंच पर जो कुछ हो रहा था वह रिया वर्मा के लिए हकीकत नहीं थी। यह एक भयानक दुःस्वप्न या एक क्रूर नाटक का दृश्य लग रहा था। उसका दिमाग आंखों के सामने की जानकारी को संसाधित करने से इनकार कर रहा था। एक मामूली मेस कर्मचारी, एक साधारण ड्राइवर की बेटी जिसे उसके पैरों के नीचे अपमानित होना चाहिए था, वह अनन्या कैसे उस जगह पर खड़ी हो सकती है? उसकी आंखों में सब कुछ धीमी गति में दिखाई दे रहा था। मंच पर अपने पति लेफ्टिनेंट जनरल रोहन सिंह राठौर के साथ खड़ी अनन्या का दृश्य, उसके कंधे पर लगा कर्नल का रैंक रोशनी में चमक रहा था और वह बहुत ही गरिमापूर्ण और सुंदर लग रही थी। वीआईपी सीटों पर बैठे सभी जनरल और उनकी पत्नियां उसकी ओर जो सम्मान और प्रशंसा की तालियां बजा रहे थे, वह रिया को अपने लिए उपहास और मजाक की आवाज लग रही थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रिया अनजाने में बुदबुदाने लगी। उसने अपने पति मेजर जनरल विक्रम वर्मा की ओर देखा। पति का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, न गुस्सा न आश्चर्य, बल्कि सब कुछ त्याग देने वाली एक गहरी निराशा। उस चेहरे को देखते ही रिया को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं, हकीकत है। उसके दिमाग में पिछले 6 महीनों में अनन्या के साथ किए गए सभी अत्याचार एक फिल्म की तरह घूमने लगे। आखिरकार यहां हमारी चाय परोस रही हो। बाप दूसरों की गाड़ी चलाता था, बेटी भी दूसरों की सेवा कर रही है। तुम मेरे पति की सेवा करने वाली एक मामूली कर्मचारी के अलावा कुछ नहीं हो। उसने जो भी जहरीले शब्द कहे थे वे अब बूमरैंग बनकर उसके अपने दिल में चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख और कितनी ओछी थी। जिस मामूली कर्मचारी का उसने इतना अपमान किया था, वह वास्तव में भारतीय सेना की एक प्रमुख हस्ती और एक महान सैन्य परिवार की बहू थी। जिन क्षणों में उसने अपने पति का नाम लेकर अनन्या को कुचलने की कोशिश की थी, वे अब एक हास्यास्पद कॉमेडी की तरह लग रहे थे। उसका पति मेजर जनरल विक्रम वर्मा अनन्या के पति लेफ्टिनेंट जनरल रोहन सिंह राठौर से 2 रैंक नीचे था और अनन्या के ससुर जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर के सामने तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। उसने जो कुछ भी बनाया था, एक जनरल की पत्नी का दर्जा, अन्य महिलाओं की ईर्ष्या, उच्च वर्ग का अहंकार, यह सब कुछ अनन्या सिंह नामक एक विशाल सत्य के सामने रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लगा जैसे सभागार में मौजूद हर कोई उस पर हंस रहा है। वह उस जगह से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठ सके। इस बीच मेजर जनरल विक्रम वर्मा अपनी पत्नी से कुछ अलग भावनाओं से घिरा हुआ था। बेशक उसे भी अपनी पत्नी द्वारा की गई अक्षम्य गलती पर गहरी निराशा और आने वाले परिणामों का डर था, लेकिन साथ ही वह मंच पर खड़ी अनन्या सिंह को देखकर 20 साल पहले की उस विशाल दीवार का फिर से सामना करने जैसी एक अजीब भावना महसूस कर रहा था, जिसे वह कभी पार नहीं कर सका था। उसे अकादमी के दिन याद आ गए। पुरुष कैडेट्स के बीच भी अद्वितीय वह लड़की, शारीरिक शक्ति, निशानेबाजी, रणनीति, हर क्षेत्र में उत्तम। वह हमेशा उसे हराना चाहता था, लेकिन एक बार भी नहीं हरा सका। वह उससे ईर्ष्या करता था और साथ ही उसका सम्मान भी करता था। और आज उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह उसे कभी क्यों नहीं हरा सका। वह केवल होशियार या लड़ाई में अच्छी सैनिक नहीं थी, वह एक ऐसी इंसान थी
जिसमें सच्चे सैनिक के विश्वास और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को सबसे निचले स्तर पर फेंकने का साहस था। वह खुद से बिल्कुल अलग थी, जो स्टार लगाने के लिए हर तरह की साजिशें करता था और अपनी पत्नी का इस्तेमाल करके अपनी हैसियत का दिखावा करता था। उसे गहरी हार का एहसास हुआ, लेकिन अजीब तरह से वह हार उतनी कड़वी नहीं थी, बल्कि उसे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ, जैसे वह लंबे समय से उसे दबाए हुए हीन भावना से मुक्त हो रहा हो। अब जाकर उसने अनन्या सिंह नामक इंसान को जिनसिन से स्वीकार किया और उसका सम्मान करने लगा। उसने अपनी कांपती हुई, सदमे में डूबी पत्नी की ओर देखा। अब उसे इस सारी स्थिति को संभालना था, एक पति के रूप में और एक सैनिक के रूप में। कर्नल अनन्या सिंह राठौर के वापसी समारोह के बाद इसका असर पूरे विशेष बल कमान पर पड़ा। एक मेस कर्मचारी के भेष में छिपी अकादमी की टॉपर कर्नल, पूर्व सेनाध्यक्ष की बहू को दासी की तरह इस्तेमाल करने वाली जनरल की पत्नी, ये सनसनीखेज अफवाहें सेना के आंतरिक नेटवर्क पर आग की तरह फैल गईं। इस अफवाह के केंद्र में मेजर जनरल विक्रम वर्मा और रिया वर्मा की जोड़ी एक पल में ही उपहास और निंदा का पात्र बन गई। खासकर रिया वर्मा, जिसे वह अपनी लेडीज मीट में सबसे ज्यादा महत्व देती थी, अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। जब वह किसी को फोन करती तो दूसरी महिलाएं व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट देती या खुलेआम उसे नजरअंदाज करती। कल के दोस्त आज एक ही रात में सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे और उसकी पीठ पीछे बुराई करते थे। सुना, रिया ने सीधे पूर्व सेनाध्यक्ष की बहू से पंगा ले लिया। हाँ, अपने पति के रैंक पर कितना घमंड करती थी। अच्छा हुआ, सबक मिला। वह अब उस शानदार महफिल में नहीं जा सकती थी। जिस जनरल की पत्नी के दर्जे पर उसे इतना गर्व था, वह अब उसके लिए एक शर्मनाक कलंक बन गया था। घर से बाहर निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था और वह हर दिन घर में बंद रहकर शराब पीती रहती थी। पति मेजर जनरल विक्रम वर्मा की स्थिति भी अलग नहीं थी। साथ ही जनरल उसकी खुलेआम निंदा तो नहीं करते थे, लेकिन उसके प्रति उनका रवैया जामेतना ठंडा हो गया था। गलियारे में मिलने पर वे बस सिर झुकाकर निकल जाते। कोई भी पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था। वह अपनी इकाई में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। कई दिनों तक सोचने के बाद विक्रम वर्मा ने अंततः एक फैसला किया और अपने वरिष्ठ अधिकारी विशेष बल के कमांडर के पास गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया और अपनी सारी गलतियां स्वीकार की। कमांडर साहब, इस मामले की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी पत्नी को सही शिक्षा नहीं दे सका और एक सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी गरिमा नहीं बनाए रख सका। कृपया मुझे इसकी पूरी सजा दें। उसने पहले से तैयार किया हुआ अपना पद छोड़ने और तबादले का आवेदन पत्र आगे बढ़ाया। मैं अब इस महत्वपूर्ण पद के लायक नहीं हूं। कृपया मुझे किसी पिछले इलाके में एक छोटे पद पर भेज दें। मैं वहां चुपचाप आत्मनिरीक्षण करते हुए एक सैनिक के रूप में अपनी अंतिम जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। उसका फैसला दृढ़ था। कमांडर को उसके फैसले पर अफसोस हुआ, लेकिन उसने उसे और नहीं रोका। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल विक्रम वर्मा को विशेष बल के ब्रिगेड कमांडर के पद से हटाकर एक पिछले इलाके में एक छोटे पद पर भेज दिया गया। एक सैनिक के रूप में उसकी महत्वाकांक्षाएं और भविष्य वहीं समाप्त हो गए। यह खबर सुनकर रिया वर्मा निराश हो गई। पति का पतन उसके अपने पतन का मतलब था। उसने अपने पति को कोसा, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसकी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकी। जिस सम्मान और पद के लिए वे इतने जुनूनी थे, वह कितना खोखला और व्यर्थ था। यह बात पति पत्नी ने सबसे कठोर तरीके से सीखी। इस बीच अपनी जगह पर वापस लौटी कर्नल अनन्या सिंह राठौर रुकी नहीं। उसने अपने फील्ड अनुभव के आधार पर विशेष बल कमान की संगठनात्मक संस्कृति में सुधार के लिए एक नवाचार योजना तैयार की और उसे कमांडर को रिपोर्ट किया। उसकी रिपोर्ट मेज पर बैठकर लिखे गए खोखले नारों की तरह नहीं थी। उसमें सबसे निचले स्तर से सीधे देखे, सुने और महसूस किए गए जीवंत यथार्थ थे। रिपोर्ट की सामग्री क्रांतिकारी थी। सैनिकों और नागरिक कर्मचारियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति की स्थापना, रैंकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए नियमित बैठकों को अनिवार्य करना, कमांडरों के परिवारों के लिए सैन्य सुविधाओं के उपयोग के नियमों को सख्त करना और उनके लिए नैतिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना। उसकी सुधार योजना सेना के भीतर की पुरानी प्रथाओं और निहित स्वार्थों को सीधे चुनौती दे रही थी।
कुछ रूढ़िवादी जनरलों ने इसका विरोध किया, लेकिन जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर और कमांडर के पूर्ण समर्थन से उसकी अधिकांश योजनाएं स्वीकार कर ली गईं। विशेष बल कमान से शुरू होकर अनन्या शैली सुधार की हवा पूरी सेना में फैलने लगी। उसने केवल रिया वर्मा को व्यक्तिगत रूप से सजा देने के बजाय एक ऐसी स्वस्थ प्रणाली बनाने में अपनी पूरी क्षमता लगा दी जहां दूसरी या तीसरी रिया वर्मा पैदा ही न हो सके। इस तरह कुछ महीने बीत गए, मौसम बदला और कमान में धीरे धीरे एक नई संस्कृति ने जगह बनानी शुरू कर दी। ऑफिसर्स मेस में अब नए कमीशन हुए लेफ्टिनेंट और अनुभवी कर्नल बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ खाना खाते और बात करते हुए देखे जा सकते थे। जिन नागरिक कर्मचारियों के साथ अनन्या ने काम किया था वे अब अदृश्य नहीं थे। अधिकारी अब खुद आगे बढ़कर उन्हें नमस्कार करते और उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देते थे। एक दिन दोपहर को अनन्या काम से घर लौट रही थी जब उसने मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास एक बगीचे में चुपचाप खरपतवार निकाल रही एक महिला को देखा। सादे और पुराने कपड़े, उसके अतीत का शानदार रूप कहीं गायब हो गया था। यह रिया वर्मा थी। पति के तबादले के बाद उसने बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए थे और घर में ही रहती थी, ऐसी अफवाहें उसने सुनी थी। अनन्या चुपचाप उसके पास गई। रिया जी। अनन्या की आवाज पर रिया चौंककर सिर उठाने लगी। वह घबराकर उठी और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आप यहां क्या कर रही हैं? बस हवा खाने निकली थी तो बगीचे में खरपतवार बहुत ज्यादा दिखे तो मैं अनजाने में ही। रिया की आवाज धीमी पड़ गई थी। अनन्या बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गई और साथ में खरपतवार निकालने लगी। रिया अनन्या के इस व्यवहार से और भी घबरा गई। कर्नल मैम, ऐसा मत कीजिए। मैं किस मुंह से? कोई बात नहीं रिया जी, अनन्या ने नरम आवाज में कहा। इन खरपतवारों को निकालना होगा ताकि सुंदर फूल और अच्छे से उग सकें, है ना? हमारी सेना भी ऐसी ही है। पुरानी आदतों और पूर्वाग्रहों जैसे खरपतवारों को निकालना होगा, तभी एक स्वस्थ और मजबूत सेना बन सकती है। इस मायने में शायद मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिछले कुछ महीनों में गहरे अकेलेपन और आत्मघृणा में बहुत पीड़ा सही थी, लेकिन अनन्या, जिससे वह इतनी नफरत करती थी और जिसे उसने इतना कुचला था, वह उसे माफ कर रही थी और सांत्वना दे रही थी। अनन्या, मुझे सच में माफ कर दो। अनन्या ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ फेरा। जो हो गया उसे भूल जाइए रिया जी। महत्वपूर्ण यह है कि आगे कैसे जीना है। अनन्या उठते हुए मिट्टी से सने रिया के हाथ को पकड़कर उसे उठाया। एक सैनिक का सम्मान चमकती वर्दी या ऊंचे रैंक में नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी सच्चे सम्मान का अर्थ ढूंढ लेंगी। उस एक गर्मजोशी भरे वाक्य से रिया के मन में लंबे समय से जमी हुई ठंडी बर्फ पिघलने लगी। एक साल बाद कर्नल अनन्या सिंह राठौर को उसकी उपलब्धियों और असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए अंततः जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। यह भारत की पहली लड़ाकू इकाई से महिला जनरल के जन्म का एक ऐतिहासिक क्षण था। उसे ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया गया और साथ ही सेना मुख्यालय में नए बनाए गए सैनिक संस्कृति नवाचार केंद्र के पहले निदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। उसकी शांत क्रांति अब विशेष बलों से आगे बढ़कर पूरी भारतीय सेना में फैलने की तैयारी कर रही थी। एक दोपहर अनन्या बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली के पास एक सीमावर्ती इकाई का निरीक्षण कर रही थी। कठोर रिपोर्ट लेने के बजाय वह सीधे सैनिकों के मेस में गई। एक जनरल के अप्रत्याशित आगमन पर मेस में मौजूद सभी सैनिक तनाव में आ गए, लेकिन अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी थाली उठाई और खाना ले रहे सैनिकों के पीछे स्वाभाविक रूप से लाइन में लग गई। आज का मेनू तो बहुत अच्छा है, क्या मैं भी साथ में खा सकती हूँ? वह सबसे कम रैंक वाले सिपाहियों की मेज पर गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके बगल में बैठ गई। शुरुआत में जो सैनिक घबरा रहे थे वे भी उसके सरल और गर्मजोशी भरे व्यवहार को देखकर धीरे धीरे खुलने लगे और अपनी कहानियां बताने लगे। प्रशिक्षण की कठिनाइयां, घर की याद और भविष्य की चिंताएं। अनन्या ने उनकी हर बात को कभी एक बड़ी बहन की तरह तो कभी एक मां की तरह गंभीरता से सुना। खाना खत्म करने के बाद वह रसोई में गई।
वहां पसीना बहाते हुए काम कर रहे नागरिक कर्मचारियों और रसोइयों के हाथ पकड़कर उसने उनकी मेहनत के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। आप लोगों की वजह से ही हमारे सेना के जवान लड़ने की ताकत पाते हैं। आप ही वे सच्चे देशभक्त हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करते हैं। उसकी सच्ची प्रशंसा पर रसोई कर्मचारियों की आंखें नम हो गईं। इस सारे दृश्य को दूर से उसके पति लेफ्टिनेंट जनरल रोहन सिंह राठौर और उसके ससुर जनरल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह राठौर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ देख रहे थे। हाँ, यह लड़की जनरल बनने के बाद भी जरा भी नहीं बदली, अर्जुन सिंह राठौर ने गर्व भरी आवाज में कहा। जी पिताजी, यही वह रूप है जिसके लिए मैं अनन्या से प्यार करता हूं और उसका सम्मान करता हूं, रोहन ने अपनी पत्नी के प्रति गहरे विश्वास भरी आंखों से जवाब दिया। इकाई का निरीक्षण समाप्त करके अनन्या उनके पास आई। आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? हम यह देखने आए थे कि हमारी बहू, नहीं हमारी जनरल, कितनी शानदार तरीके से अपना कर्तव्य निभा रही है। तीनों लोग इकाई के एक शांत बेंच पर बैठ गए। ढलते सूरज की पृष्ठभूमि में 3 सैनिकों का दृश्य एक तस्वीर की तरह सुंदर था। अब बस शुरुआत है अनन्या, अर्जुन सिंह राठौर ने अपनी बहू का कंधा थपथपाते हुए कहा। असली सुधार अब शुरू होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा। मैं जानती हूं पिताजी, लेकिन मैं डरती नहीं हूं, अनन्या ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया। जब तक हम सबसे निचले स्तर की आवाज सुनते रहेंगे, हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। उसकी बातों में भारतीय सेना के बेहतर भविष्य के प्रति एक दृढ़ विश्वास और आशा थी। एक महिला जनरल की शांत क्रांति, जिसने कभी एक मेस कर्मचारी का भेष बनाया था। यह केवल अन्याय को दूर करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और साथ मिलकर बढ़ने वाली एक सच्ची मजबूत सेना के बीज बोने की एक महान यात्रा की शुरुआत थी। और आशा का यह बीज भविष्य में भी मजबूती से बढ़ता रहेगा।